5 फरवरी 2025 की सुबह 6:42 के आसपास अमेरिका के एक ऑफिसर ने, जिनका नाम होता है चीफ माइकल डब्ल्यू बैकस, 23 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वो अपलोड करते हैं। साथ ही एक मैसेज लिखते हैं। मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था कि अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत भेज दिया गया है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अब हर जगह इसी वीडियो की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों की बात अगर छोड़ दी जाए तो महिलाएं हो या फिर लड़के हो या बुजुर्ग हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके हाथों में हथकड़ियाँ न हो और पैरों में बेरियां न हो। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, साथ ही न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, हर जगह पर प्रकाशित हो जाता है। संसद में इस बात की गूंज फैल जाती है। दरअसल अमेरिका के मिलिट्री का एक विमान जो कि अमेरिका से उड़ता है और सीधा भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर के एयरपोर्ट पर जाकर वो उतरते हैं। अब जैसे ही वह उतरते हैं तो उनसे फिर मीडिया वाले बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है। इस बात की चर्चा इसलिए भी जोरों पर होती है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी दोस्ती है और दोस्ती होने के बावजूद भी उन्होंने भारत के वासियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की, यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 22 फरवरी 2024 की सुबह 8:55 के आसपास का वाकया रहा होगा। अमेरिका के जॉर्जिया के मैरीएटा जगह की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम लेकल रिले होता है। उम्र जिसकी 22 साल के आसपास होती है। वो लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में टहल रही थी। सुबह 8:55 के आसपास वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अभी टहल रही हूँ, अभी कुछ देर में मैं थोड़ी रेस लगाऊंगी, दौड़ना होगा। अगर मुझसे कुछ भी बात करनी है तो तुम आराम से अभी बात कर सकती हो, क्योंकि जब मैं दौड़ूंगी तब मैं बात नहीं कर पाऊंगी। माँ कहती है कि कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है, इसलिए हम दोनों आपस में बाद में बात कर लेंगे। अब जब बाद में बात करने की बात आती है तो माँ ने जब अपनी बेटी, जिसका नाम होता है लेकल रिले, उम्र उसकी 22 साल के आसपास होती है, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट होती है, उस लड़की को, अपनी बेटी को जब फिर से फ़ोन मिलाया जाता है तो बेटी का नंबर स्विच ऑफ हो रहा था। माँ की चिंता बढ़ जाती है, माँ परेशान हो जाती है। जब लगातार नंबर बंद आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो माँ परेशान होकर सीधा पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस से कहती है कि उसकी बेटी है, नाम उसका लेकल रिले है और वो नर्सिंग की स्टूडेंट है और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। अब उस लड़की की तलाश शुरू हो जाती है। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या जो कुत्ते सूंघने वाले होते हैं, उनका भी सहारा लिया गया है। फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, इन टीमों का सहारा लिया जाता है और पुलिस टीम जगह जगह जाकर उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार काफ़ी मशक्कत करने के बाद लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस लड़की की बहुत भयंकर तरीके से, बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश एक हैरिंग झील होती है। हैरिंग झील के पास ओकेनी फॉरेस्ट पार्क होता है, वहाँ पर उस लड़की की लाश मिल जाती है। जब लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ बहुत ही हैवानियत की गई है, उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसको बहुत बुरी तरह से मौत दी गई है। दरअसल उस लड़की के हाथ में घड़ी बंधी होती है और उस घड़ी से यह पता चलता है कि सुबह 9:32 पर उसने आखिरी सांस ली थी, यानी कि उसने आखिरी बार दम तोड़ा था। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और यह मामला लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, हर जगह सुर्खियां बनी होती है। अब न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो जाती है और इस लड़की का, जिसका नाम लेकर रिले होता है, उसकी हत्याकांड को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने आखिरकार काफ़ी मेहनत की, कड़ी मशक्क़त की और कातिल जो होता है, वो हत्यारा जो होता है,
आखिरकार उसको पकड़ लिया जाता है। हत्यारा होता है विदेशी, जिसके देश का नाम होता है वेनेजुएला। वेनेजुएला का रहने वाला था, 26 साल उसकी उम्र है और जोस इबारा उसका नाम होता है। आखिरकार पुलिस उसको जब गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद वहाँ मौके से जो फॉरेंसिक टीम को जो सबूत मिलते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य जो मिलते हैं और साक्ष्य के आधार पर उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, तो पता चलता है कि ये जो अमेरिका में रह रहा है यह अवैध रूप से रह रहा है और अवैध रूप से रहने के बावजूद भी ये इस तरह के अपराध करता है जैसे इस पर हत्या का, अपहरण का, रेप का प्रयास था, साथ ही 911 कॉल में बाधा उत्पन्न करना और जासूसी जैसे इस पर आरोप थे। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेजा, इस पे मुकदमा चल जाता है और यह मामला अमेरिका में लगातार हाईलाइट होता चला जाता है। और जब यह हाईलाइट हो रहा था तो आखिरकार कोर्ट ने बहुत कम समय में 20 नवंबर 2024 को इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। हालांकि यह लगातार कहता रहा कि मेरा इस मामले में कोई दोष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोष इसका यह था कि यह अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। अब इसी महीने यानी कि नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था और इसी चुनाव में खड़े हो जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी किस्मत आजमा रहे थे तो उन्होंने एक चुनाव में मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ रह रहे हैं और वो दो काम करते हैं, एक तो वह अपराध करते हैं और दूसरा उनका काम होता है कि अमेरिकी लोगों की नौकरियां खा जाते हैं। जैसे अमेरिका में रेस्टोरेंट होते हैं, साथ ही बच्चों की देखभाल करने के लिए आया की नौकरी होती है, पशुओं की देखभाल करने के लिए लोग रखे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे वो खेतों की मजदूरी हो या फिर निर्माण अधीन कार्य जो होते हैं वहाँ पर, या पेट्रोल पंप या फैक्ट्री में लेबर का काम होता है। इस तरह के जो काम होते हैं, इन कामों को करने के लिए जो विदेशी अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचते हैं, वो एक साल में महज 50 या 60 लाख एक साल में कमाते हैं। यदि अमेरिका का कोई व्यक्ति इसी नौकरी को अगर वो करेगा तो उसे कम से कम 1.25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एक साल में उन लोगों को यानी कि अमेरिका को देने पड़ेंगे 1.25 करोड़ रुपए। और कोई विदेशी अगर वहां पर जाता है, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेशी, किसी भी मुल्क का क्यों न हो, उस पर बस 50 या 60 लाख रुपए खर्च होंगे। जब जेब से पैसा कम जाता है तो कोई भी अमेरिकी इस बात पर विरोध नहीं करता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अवैध रूप से अमेरिका में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है डॉलर, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जो अन्य देशों के लोग होते हैं उनके जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुद्दा बनाया। उसने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो इन सबको, जो अप्रवासी हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, इन अवैध रूप से रहने वाले इनलीगल लोगों को हर हाल में बाहर कर दूंगा। और यह मुद्दा बना लेता है और मुद्दा होता है उसका, जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लेकल रिले, उसको मुद्दा बना लेता है उसके नाम का, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की के साथ हत्या होती है, उसके साथ दुराचार होता है, यह मुद्दा बन जाता है। और यह मुद्दा इतनी तेज़ी के साथ घर घर पहुंच जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरियां भी मिलेगी, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है वो भी नहीं होगा, तुम्हारी नौकरियां दूसरे लोग हड़प लेते हैं, अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ वोट डालना शुरू हो जाता है। जैसे वोट डलता है, आखिरकार लोग सहमति के साथ वोट डालकर डोनाल्ड ट्रंप को चुन लेते हैं। वह 60वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। जैसे ही 60वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो मीडिया में यह बात सुर्खियां बन जाती है कि आखिरकार जो इन्होंने मुद्दा बनाया था उस मुद्दे के आधार पर इनको चुन लिया गया है। लेकिन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ लेते हैं तो सबसे पहले एक एक्ट बनाते हैं और वो पहला एक्ट होता है लेकल रिले एक्ट। दरअसल इस एक्ट में साफ साफ बताया गया था कि जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के अमेरिका के अंदर प्रवेश कर गया है, उसको पकड़कर उसको डिटेन करने के बाद उसको बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ से कुछ एजेंसियों ने यह आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए कि पूरे अमेरिका के अंदर कितने लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो पता चलता है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग हैं, 1,25,00,000 लोग जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी लीगल तरीके से वो घुस जाते हैं और वहाँ जाकर लंबे समय से कोई रह रहा है। किसी का तो वीज़ा खत्म हो गया है, किसी का कुछ इस तरह से, कुल मिला के 1.25
करोड़ का ये आंकड़ा बताया जाता है। अब इस 1.25 करोड़ के आंकड़े की अगर हम बात करें तो भारत के लगभग 7,25,000 लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। जब इनकी टीम ने, एजेंसियों ने ये जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि 20,407 ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं थे जिनको लीगल घोषित कर दिया जाए, जिनको रहने की अनुमति दे दी जाए। आखिरकार 20,407 लोगों को जब चिन्हित कर दिया जाता है तो इसमें 2,467 लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। यह एक तरह की जेल होती है और जेल में ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे कि भारत के अंदर शायद असम में बताई जाती है। अब चीन में भी इस तरह की जेल है जो गैर कानूनी तरीके से किसी देश के, दूसरे देश के लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों को ऐसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है जहां रहने, खाने पीने सब तरह का इंतजाम होता तो है। तो भारत के 2,467 लोग अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में ही थे। हालांकि टोटल मिलाकर संख्या वहां पर 42,000 के आसपास बैठती है। और अगर इस डिटेंशन सेंटर की क्षमता की अगर बात करें तो पता चलता है कि 38,521 इसकी क्षमता है। उसमें पहले से ही 42,000 लोग रह रहे थे। आखिरकार बाकी जो बचते हैं 20,407 में से, जो 2,467 को डिटेंशन सेंटर में 17,940 ऐसे हैं जिनके पैरों में एक एंकल मॉनिटर डाल दिया गया है। एंकल मॉनिटर, इसका फोटो भी मैं आपको बराबर में लगा के दिखाऊंगा, जिसमें होता क्या है कि किसी भी आदमी की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। उस निर्धारित सीमा से वह बाहर नहीं जाएगा। यदि उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो मशीन का अपना एक सायरन बज जाएगा और पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच जाएगी। अब ऐसी स्थिति में 17,940 लोगों को इस तरह से एक जगह नज़रबंद कर दिया गया है। पूरी तरह से आप यह आसान भाषा में समझ सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा है भारत में आ जाती है। अगर सीमा हैदर के बारे में अगर हम बात करें तो सीमा हैदर जिस जगह पर वो रह रही है, रबुपुरा क्षेत्र में जिस जगह पर वो रह रही है, उससे वो कहीं बाहर नहीं देखी गई होगी। ना दिल्ली देखी गई होगी, ना नोएडा के किसी मॉल में देखी गई होगी, ना दुकान पर देखी गई होगी। उसको एक एरिया निर्धारित कर दिया गया है कि इस एरिया से अगर तुम कहीं बाहर जाती हो तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उसे तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से 17,940 लोगों पर एकल मॉनिटरिंग लगा दिया गया है। उनकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है और इस सीमा से वो बाहर जाते हैं तो उनको तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं डिटेंशन सेंटर के 2,467 लोगों में से 104 लोगों को इन्होंने पहले हिरासत में लिया। एक तरह से हिरासत में ही कहेंगे। उनके पैरों में बेरिया डालते हैं और हाथों में हथकड़ियाँ डालते हैं। ये 4 फरवरी 2025 की सुबह टेक्सास के सैन एंटोनियो से मिलिट्री का एक विमान तैयार किया जाता है और मिलिट्री के विमान में इन 104 लोगों को बिठाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग यहाँ भारत के लिए लाए जा रहे थे तो उस विमान के अंदर एक ही टॉयलेट होता है। 40 घंटे लगभग वो हवा में उड़ता रहता है और 40 घंटे तक कैसे आदमी रहेगा, उसके बैठने की एक जगह निर्धारित कर दी जाती है। वह अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता था, हाथों को हिला नहीं सकता था, सो नहीं सकता था। 40 घंटे तक उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जब मीडिया के सामने उन्होंने आकर ये पूरी कहानी बयां की तो लोग सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने उन्हें जब वापस भेजा, वो बिना किसी दस्तावेज के वहां पहुंच जाते हैं। इनलीगल तरीके से वो अमेरिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार किया गया है, जब यहाँ यानी कि भारत में 5 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे जो पंजाब के अमृतसर का जो एयरपोर्ट होता है, उस एयरपोर्ट पर जब आके उतरते हैं, मीडिया वाले उनसे बातचीत करते हैं, तब वो अपनी कहानी बयां करते हैं। दरअसल उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेरिया पड़ी हुई थी और गुजरात के 33 लोग होते हैं, हरियाणा के 33 लोग होते हैं, पंजाब के 30 लोग होते हैं, महाराष्ट्र के 3 और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2-2 लोग होते हैं। अब इसमें तो उन्होंने बच्चों के साथ थोड़ा सा रहम किया था, लेकिन चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर लड़के हो, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं था। और इस तरह की जब सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर यह पोस्ट वायरल होती है, पोस्ट वायरल होने के बाद फिर चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, साथ ही संसद भवन में इस बात को लेकर हंगामा शुरू हो जाता है। वह लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है। 2019 की बात है, सितंबर का महीना होता है जब यह नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि अबरी बार ट्रंप सरकार न केवल ऐसा बोलती है बल्कि भारत में यह फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप करके एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है और उनको भारत के अलग अलग हिस्सों में घुमाया जाता है। तब उससे ये पता चलता है कि वाकई नरेंद्र मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और उसके बाद भी भारतवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, करवाया है। यह वाकई अपने आप में बड़े सवाल खड़े करने वाली है। अभी देखा जाए तो यह 104 ही भारत के वासी यहाँ पर आए हैं। अभी बाकी संख्या यानी कि 17,940 जिनके पैरों में एकल मोनेटिक पड़ा हुआ है, साथ ही 2,363 जो कि डिटेंशन सेंटर में है। अब की बार जो विमान आएगा तो क्या वाकई उनके पैरों में हथकड़ियाँ होगी, हाथों में हथकड़ियाँ होगी, या फिर उन्हें एक अच्छे नागरिक की तरह लाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या भारत की तरफ से कोई नया प्रपोजल भेजा जाएगा, या भारत की तरफ से कोई नया प्रयास किया जाएगा, या दोस्ती का वास्ता दिया जाएगा। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इससे बड़ी संख्या में लोगों के सपने टूट गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि 7,25,000 के आसपास जो अवैध रूप से वहां पर भारत के लोग हैं। ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब वहां प्रवेश कर जाता है तो अवैध रूप से भी जाने में उसको 50 से 60 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और एक मिडिल फैमिली का एक व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या तो उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, या फिर उसे अपने घर गिरवी भी रखना पड़ता है, या फिर अपनी माँ के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाकर वह अपने सपने देखता है। वह इस तरह अलग अलग रास्तों से लगभग महीने 1.5 महीने की यात्रा के बाद वह किसी तरकीब से अमेरिका पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद वह रहना शुरू कर देता है। हालांकि वो पैसे 1 साल में कमा लेता है, लेकिन आगे भविष्य में इस तरह के मामले शायद सुनने को नहीं मिलेंगे कि यह अवैध रूप से इस तरह से जाने का। और ये जो भी है, इसे डोंगी एक फिल्म भी आई थी, शाहरुख खान के ऊपर फिल्म बनाई गई थी कि किस तरह से लोग डोंगी यानी कि गलत अवैध तरीके से वहां प्रवेश कर जाते हैं और रहते हैं। अब अमेरिका बाकी लोगों को जो भारत भेजेगा उसमें जैसा व्यवहार 104 लोगों के साथ किया गया है ऐसा व्यवहार न हो, इसलिए भारत की सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति से या अमेरिका सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत न हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।